हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो चैप्टर चल रही है आपकी, ये चल रही एग्रीगेट्स। तो ये लेक्चर नंबर 2 है फ्रॉम एग्रीगेट्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो की जो टॉपिक है, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एग्रीगेट। ये दोनों अपने आप में एक कन्वेंशनल एग्जाम की क्वेश्चन है, प्लस बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जहाँ से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस या फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं। ओके, वी विल डिस्कस ऑल। सो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट वीडियो। सो एक चीज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, एक बात, कि आपको किसी भी तरह का कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको क्या करना है, वीडियो अगर फॉलो कर रहे हो तो स्टडी वीडियो वेरी वेल, हर बात को हमारी सुनिए, नोट्स प्रॉपरली आप बनाइए, जो भी हम लिखवाते हैं उतना तो कम से कम बनाओ, और टाइमली रिवीजन, इट इज इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक। टाइमली रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप की जो ज्वाइनिंग लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, तो एग्रीगेट को जनरली 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहला, कि एग्रीगेट कहाँ से आप प्राप्त करते हो, मतलब बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन जनरली दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, वन इज आर्टिफिशियल एग्रीगेट एंड सेकंड इज नेचुरल एग्रीगेट। इसके बारे में हम लोगों ने देख रखा था थोड़ा ही, ओके, इससे पहले वाले वीडियो में। सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज जनरली 3 तरह का एग्रीगेट क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, एंड तीसरा एग्रीगेट जो है वो ऑल इन एग्रीगेट हो गया। मतलब जिसमें कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, एक मतलब हर तरह का पार्टिकल है उसमें, कोर्स एग्रीगेट भी है, फाइन एग्रीगेट, उसको कहेंगे ऑल इन एग्रीगेट। ठीक है, तो ये जनरली 3 क्लासिफिकेशन होते हैं बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन शेप एग्रीगेट जनरली किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, राउंड एग्रीगेट। ओके, राउंड एग्रीगेट जो गोल होगा, या फिर इरेगुलर एग्रीगेट किसी भी शेप का हो सकता है, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट नुकीला, ठीक है, जिसके सर्फेसेस जो होंगे कोनिया होंगे, नुकीले होंगे, ठीक है, एंगुलर एग्रीगेट। फिर फ्लेकी एग्रीगेट मींस मतलब बहुत पतला, फ्लेकी मतलब बहुत पतला, ठीक है। और इलोंगेटेड एग्रीगेट, इलोंगेटेड एग्रीगेट कहने का मतलब है बहुत लंबा, है ना, इलोंगेटेड एग्रीगेट मतलब बहुत लंबा। तो बेस्ड ऑन शेप एग्रीगेट इस तरह से क्लासिफाई किए जाएंगे। फिर बेस्ड ऑन यूनिट वेट, मतलब कौन कितना, किसका ज्यादा वेट है, क्योंकि यूनिट वेट के ऊपर अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो आप जितना ज्यादा जिस तरह का एग्रीगेट यूज करोगे उस तरह का कंक्रीट आपको मिलेगा। अगर हम नॉर्मल वेट एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल वेट कंक्रीट मिलेगा। अगर आप हैवी वेट कंक्रीट, हैवी वेट एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो हैवी वेट कंक्रीट आप बनाओगे। लाइट वेट एग्रीगेट अगर आप यूज करो तो लाइट वेट कंक्रीट आपका बनेगा। डिफरेंट कंक्रीट के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उन एप्लीकेशंस के बारे में हम देखेंगे, सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम जो 4 क्लासिफिकेशन आपको बताएं, इन चारों क्लासिफिकेशन को वन बाय वन हम लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एज ए शॉर्ट नोट्स 5 नंबर का आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो मैं इस नोट्स में आपको जितना लिखवाऊंगा उतना सफिशियंट होगा। हाँ, समझ के लिखेंगे, इतना बस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रॉपरली नोट्स लीजिएगा और चलिए करते हैं। तो पहला टॉपिक लिखिए, पहला सब हेडिंग बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट, नेचुरल एग्रीगेट, सेकंड आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। नेचुरल एग्रीगेट्स के बारे में लिखिए। नेचुरल एग्रीगेट derived from quarries of igneous rock, sedimentary rock or metamorphic rocks, big stones are crushed to required size and used as coarse aggregate, and stone dust produced generally used as fine aggregate. दूसरा सोर्स क्या है, रिवर सैंड, पिट सैंड, सी सैंड इज अनदर सोर्स ऑफ नेचुरल एग्रीगेट। तीसरा सोर्स क्या है, जो रिवर बेड में आप ग्रेवल देखते हो वो भी एक तरह का नेचुरल सोर्स है, ठीक है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के। तो मान लो कि ग्रेवल बहुत फाइन है, बहुत छोटा छोटा ग्रेवल है, तो वो ग्रेवली सैंड हो जाएगा, समझ में आया। या फिर अगर ग्रेवल बड़े बड़े साइज का है, मतलब कोर्स एग्रीगेट का साइज का, ओके, तो वो
कोर्स एग्रीगेट के रूप में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस का अगर बात करें जो लिखा हुआ है, तो ये कैसा नेचुरल फोर्स हो सकता है? वाटर करंट, पानी का जो बहाव है वो नेचुरल फोर्स हो सकता है, या फिर वेदरिंग, है ना। इन्वायरमेंट में बहुत सारा नेचुरल फोर्सेस होता है, जैसे कि रेन हो गया, उसके कारण जो बल लगती है वो एक तरह का नेचुरल फोर्स हो गया। तो उस कारण से अगर कोई चीज टूटती है तो एक एग्रीगेट का शेप ले सकता है। समझ में आया? ओके। टेम्परेचर वो एक नेचुरल फोर्स हो गया। अब लिखिए आर्टिफिशियल एग्रीगेट के बारे में। अब लिखिए आर्टिफिशियल एग्रीगेट, ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड सिंथेटिक एग्रीगेट आर क्लासिफाइड एज आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। ब्रोकन ब्रिक को हम मास कंक्रीटिंग के केस में यूज करते हैं, जैसे कि फाउंडेशन बेस बनाने में। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है ये कहाँ से मिलती है? आयरन इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है, और जब वो आयरन इंडस्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको हम ठंडा करते हैं तो वो जो चीज मिलती है उसे हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कहते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड एज एग्रीगेट। इसे जनरली यूज किया जाता है प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, एंड रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसकी यूज की जाती है। ये डेंस होती है काफी, ठीक है, इट हैव वेरी गुड फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें सल्फर होती है, इसलिए कंक्रीट को एसिडिक बना देगा, इसलिए अगर आपने रिइंफोर्समेंट यूज किया तो उसका जंग लगने का चांसेस हो जाती है। ओके। तीसरा सिंथेटिक एग्रीगेट। ये जो एग्रीगेट है ये एक तरह के लाइट वेट एग्रीगेट्स होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ये जो एग्रीगेट है उसको हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड हो जाने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो वो लाइट वेट हो जाती है। तो इसको लाइट वेट कंक्रीट को बनाने में हम यूज करते हैं। लाइट वेट कंक्रीट का एप्लीकेशन क्या है, हैवी वेट कंक्रीट का एप्लीकेशन क्या है, हम इसके बारे में लिखवाएंगे जब हम एग्रीगेट की क्लासिफिकेशन करवाएंगे बेस्ड ऑन यूनिट वेट। तो वहां पे जब हम बताएंगे लाइट वेट कंक्रीट, हैवी वेट कंक्रीट, तो वहां पे उसके एप्लीकेशंस भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको लिखना चाहिए अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं तो वेल इसको लिख लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। ऑन बेसिस ऑफ साइज क्लासिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू साइज हमारा जनरली 3 क्लासिफिकेशन है। कोर्स एग्रीगेट मीन्स size greater than 4.75 mm, smaller than 80 mm. Fine aggregate, size smaller than 4.75 mm, greater than 75 micron. तीसरा ऑल इन एग्रीगेट, ठीक है। ऑल इन एग्रीगेट जो है इट इज नॉट सुटेबल फॉर गुड कंक्रीट, क्योंकि इसमें कोई ग्रेडेशन नहीं होता, हर एक तरह का एग्रीगेट मिक्सअप होकर रहता है। तो कंक्रीट बनाते वक्त हमें हमारे अनुसार से एग्रीगेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हर चीज की एक इकोनॉमी अचीव की जा सकती है, तो कंक्रीट में भी जो है कंक्रीट बनाते वक्त भी जो ऐसे पैरामीटर है एग्रीगेट से रिलेटेड जिस कारण से हमें इकोनॉमी अचीव होती है, वो चीज आप ऑल इन एग्रीगेट में नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत हर एक तरह के एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट कुछ बहुत फाइन है, फाइन एग्रीगेट कुछ कोर्स भी है, कोर्स एग्रीगेट बहुत बड़े बड़े भी है, कोर्स एग्रीगेट कुछ मीडियम कोर्स है ना। तो ये चीज है। तो आपको यहाँ पे एक ये जो एग्रीगेट है इसलिए इसको कहा जाता है नॉट सुटेबल फॉर गुड कंक्रीट। ओके। अब जरा बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट के ऊपर। कोर्स एग्रीगेट का मतलब आप क्या समझते हो? बड़े बड़े पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज बड़ा बड़ा है। तो कोर्स एग्रीगेट का जो मैक्सिमम पार्टिकल साइज आप यूज करोगे कंक्रीट मतलब रिइंफोर्स कंक्रीट बनाने में या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाने में, क्या इस पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए? अगर इसके बारे में सोचे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल होना चाहिए। ओके, क्यों होना चाहिए? फॉर एग्जांपल आप आरसीसी बना रहे हो, तो आरसीसी में आप रिइंफोर्समेंट यूज करोगे, तो ये मान लो रिइंफोर्समेंट हमने आरसीसी में प्रोवाइड कर दिया। तो कोर्स एग्रीगेट आपका ऐसा होना चाहिए कि उसका जो पार्टिकल साइज है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्पेसिंग बिटवीन रिइंफोर्समेंट। नहीं तो क्या होगा, आपका रिइंफोर्समेंट के बीच में वो फंस जाएगा। अगर मान लो इस तरह इतना बड़ा कोर्स एग्रीगेट, तो क्या ये रिइंफोर्समेंट के बीच में जो स्पेसिंग है उससे वो कोर्स एग्रीगेट पेनिट्रेट कर पाएगा? नहीं। तो अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो आपका बड़े वॉइड को ये पॉसिबिलिटी है कि बड़ा वॉइड कंक्रीट के अंदर रह जाए, कंक्रीट आपका पोरस हो जाए, उस जगह पे जहाँ पे वॉइड हो गया वहां पे क्या सीमेंट मोर्टार फिलअप हो जाएगा, तो उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा आपको जितना मिल पाता अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोर्स एग्रीगेट कोई होता। तो जैसे कि मान लो कि रिइंफोर्समेंट आपका पेनिट्रेट नहीं हो पाया, तो ये कोर्स एग्रीगेट है, इधर कोर्स एग्रीगेट है, तो ये सारे जो वॉइड्स है इसमें क्या फिलअप होके रहेंगे? मोर्टार। इसमें क्या फिलअप होके रहेंगे? मोर्टार। इसलिए आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ तो इस यहाँ पे मोर्टार फिलअप होके रहेंगे, तो ये एरिया थोड़ा वीक होगा रिलेटिवली टू दिस एरिया।
क्योंकि यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का भी स्ट्रेंथ आपका स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सीमेंट और फाइन एग्रीगेट ही केवल। ओके, ये पॉसिबिलिटी था कि अगर हमारे पास कोई छोटा साइज का एग्रीगेट होता तो वो यहाँ पे फिल हो जाता। ओके, तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स है हमारे पास, जिसके बेसिस पे ये गवर्न करता है, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना सिलेक्ट करनी है। एक तो मैंने बोला स्पेसिंग बिटवीन रिइंफोर्समेंट, दूसरा क्लियर कवर। क्लियर कवर क्यों? कोई भी सेक्शन है, ठीक है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट आपका रिइंफोर्समेंट या फिर रिइंफोर्समेंट यूज किया है और इसका जो भी क्लियर कवर है इससे कम ही होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो अगर मान लो कोई कोई एग्रीगेट यहाँ पे प्लेस्ड है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो ये ऐसा बाहर निकलता हुआ दिखेगा, अनइवन सरफेस आपको मिलेगा, है ना। तो मैक्सिमम साइज ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज आल्सो गवर्न्ड बाय क्लियर कवर। प्लस मिक्सिंग मेथड कि आप किस तरह से मिक्स करते हो, हैंड मिक्सिंग करते हो या मिक्सचर में मिक्स करते हो। तो मिक्सचर में मिक्स करते हो तो किस तरह के मिक्सचर में मिक्स करते हैं, हम कंक्रीट मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट मिक्सचर का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और डिफरेंट मतलब डिफरेंट वे में काम करता है, ठीक है। कोई बड़े एग्रीगेट के साथ अच्छे से मिक्स कर पाता है, कोई स्मॉलर एग्रीगेट के साथ अच्छे से मिक्स कर पाता है, कोई बड़े स्मॉलर दोनों एग्रीगेट के साथ अच्छे से मिक्स कर पाता है। तो डिपेंडिंग ऑन मिक्सिंग मेथड आल्सो द साइज ऑफ एग्रीगेट इज गवर्न। ओके, ये हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट के ऊपर। फिर उसको हैंडलिंग, आप कैसे हैंडल करते हो कंक्रीट को, आप किस तरह से प्लेस करते हो, किस तरह से कॉम्पैक्शन करते हो, है ना। ऑल दिस फैक्टर आर present which govern the maximum size of coarse aggregate for economy, ठीक है। फॉर अचीविंग इकोनॉमी, आपको पता है कि जो जितना बड़ा कोर्स एग्रीगेट का साइज होगा आपका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा, सीमेंट कंटेंट उतना ही कम लगेगा, ठीक है। ये चीज एक अलग बात है, लेकिन कि अगर बहुत बड़ा है आपका जो कंस्ट्रक्शन आपने कर रहे हो, कोई मेंबर अगर डिजाइन कर रहे हो, उस मेंबर के रेस्पेक्ट में अगर आपका एग्रीगेट का साइज बहुत बड़ा है तो फिर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। वो अनइकोनॉमिकल क्यों हो जाएगा? क्योंकि उतना इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन आपकी नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने बोला वॉइड वॉइड रह जाएंगे, बड़े बड़े वॉइड्स आपको मिलेंगे, है ना। तो जहाँ पे बड़े वॉइड्स है वहाँ पे ऑब्वियसली सीमेंट मोर्टार फिलअप होके रहेगा, तो ऑब्वियसली उस जोन का स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू वो जोन जहाँ पे कोर्स एग्रीगेट भी है उसके कंपेरिजन में कम होगा। समझ आ रहा है आपको? ओके, इसलिए हमारे पास लिमिटेशंस है ऑन मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट के ऊपर अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। आईएस 456 में ये चीजें दिए हुए हैं, तो इसके बारे में जरा देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए, the maximum size of coarse aggregate is to be used is governed by following factors. First, thickness of section. Second, spacing of reinforcement. Third, clear cover. Fourth, mixing, handling and placing methods. According to Indian standard, for achieving economy, the maximum size of aggregate should be large. Large क्यों? क्योंकि जितना large होगा सीमेंट कंजप्शन उतना कम होगा, आपका इकोनॉमी अचीव होगा, बट नॉट मोर देन, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट सेक्शन। अच्छा, 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट सेक्शन लिखिए। 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट सेक्शन फॉर आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए इट इज मिनिमम ऑफ ए 1/5 ऑफ मिनिमम सेक्शन साइज, बी स्पेसिंग बिटवीन रिइंफोर्समेंट -5 mm, सी क्लियर कवर -5 mm। इन तीनों का मिनिमम, ठीक है, इन तीनों का मिनिमम। जनरली 20 mm साइज की कोर्स एग्रीगेट हम आरसीसी में यूज करते हैं, इससे ज्यादा बड़ा नहीं, और 35 से 50 mm का कोर्स एग्रीगेट यूज होता है जो रोड मेटल, ठीक है, रोड या फिर रेलवे बलास्ट। और आपको पता है बेसाल्ट, ट्रैप एंड ग्रेनाइट ये तीनों काफी अच्छे स्टोन्स हैं जो कि जनरली आपका कोर्स एग्रीगेट के रूप में यूज होता है कंक्रीट प्रिपरेशन में। खास करके बेसाल्ट एंड ट्रैप जो है ये रोड मेटल में यूज होता है, रोड मेटल। ग्रेनाइट एक ऐसा स्टोन है जिस पर अच्छे से पॉलिशिंग किया जा सकता है, इसलिए आप देखते होंगे ग्रेनाइट को आप आपके किचन में, टेबल टॉप में हर जगह यूज किया जाता है क्योंकि इसको अच्छे से पॉलिशिंग किया जा सकता है। प्लस ग्रेनाइट जो स्टोन इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, तो ब्रिज का पियर वगैरह बनाने में भी ग्रेनाइट का आप यूज करते हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसके ऊपर हम और एक नोट्स लिखवाएंगे
इसलिए मैंने आपको बोल रखा था कि स्टोन के चैप्टर के बाद 10 पेजेस छोड़ दीजिएगा, जितना अभी तक पढ़ाया हूँ उसमें फिर 10 पेजेस छोड़ दीजिएगा, फिर आगे ये सब चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। या फिर अगर आपने नहीं छोड़ा है तो बाद में लिख लेना, ठीक है, अलग से लिख लेना, फिर वहाँ पे अटैच कर दीजिएगा पेज। ओके, अब हम देखते हैं फाइन एग्रीगेट के बारे में। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ये सब स्टोन बता, और भी डिफरेंट स्टोन है, जैसे कि स्लेट। स्लेट का जो यूज है इट इज फॉर रूफिंग पर्पस, या फिर हेड स्टोन है ना स्लेट का। फिर आपका क्वार्टजाइट, ये एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है जिसको आप कोर्स एग्रीगेट के रूप में यूज करते हो, क्वार्टजाइट, ठीक है। ये भी कोर्स एग्रीगेट के रूप में ये भी यूज होता है, इसकी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। अब लिखिए फाइन एग्रीगेट। इसमें एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड सैंड क्या होता है। ओके, तो सिंपल सी टॉपिक है, लिखिए स्टैंडर्ड सैंड वो होता है जिसकी साइज मस्ट बी ग्रेटर देन 0.07 mm, यूज्ड एज फाइन एग्रीगेट इन मोर्टार एंड कंक्रीट। According to Indian Standard 650, standard sand is that sand which is used for mixed design. In India, standard sand is obtained from Ennore, Tamil Nadu, and called as Ennore sand. ये ग्रैनुलर फॉर्म में होता है, सिलिका का प्रेजेंट होता है इसमें, सिलिका मिनरल केमिकल। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिल्ट कंटेंट, क्योंकि अगर सिल्ट वगैरह प्रेजेंट रहती है तो वो जो आप कंक्रीट बनाओगे तो उसको उसका हार्डनिंग या फिर हाइड्रेशन प्रोसेस को इंटरफियर करेगा, है ना। तो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिल्ट कंटेंट। इट शुड पास 100% थ्रू 2 mm IS sieve and retain on 100% on 90 micron IS sieve. This is for standard sand, ठीक है। तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड सैंड के लिए। स्मॉलर देन 2 mm एंड ग्रेटर देन 1 mm 33.33, smaller than 1 mm and greater than 500 micron is 33.33, smaller than 500 micron but greater than 90 micron is again 33.33। तो अगर स्टैंडर्ड सैंड के ऊपर कोई शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए तो आप ये लिख सकते हो उसके बारे में। देखिए फाइन एग्रीगेट आर ग्रेडेड इनटू 4 डिफरेंट zone 1 to zone 4। higher the zone finer is the aggregate। प्रॉपर ग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ग्रेडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल मिल पाए। ये नहीं कि किसी एक तरह का साइज, किसी एक साइज का पार्टिकल मिल रहा है, उससे क्या होगा, आपका कंक्रीट जो आप बनाओगे वो मिक्स का ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगा। उसमें डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल नहीं अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसमें हो सकता है वॉइड अधिक हो जाए, तो पोरस हो जाएगा कंक्रीट, तो उसका अल्टीमेटली ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा। क्यों पोरस हो जाएगा, तो ज्यादा पानी रहेगा, तो अगर पानी ज्यादा रहेगा तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी, है ना। ड्राइंग वेटिंग इफेक्ट, श्रिंकेज ज्यादा होगा, तो ये सारे चांस पॉसिबिलिटीज होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर ग्रेडेशन मस्ट बी डन। ओके, और अगर आप प्रॉपर ग्रेडेशन करोगे तो उसका वॉइड बहुत मिनिमाइज्ड हो जाएगा, प्लस गुड वर्केबिलिटी अचीव होगी, प्लस ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द मिक्स भी आपको अचीव होगी, है ना। तो ये टेबल जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ये टेबल आपको बनानी नहीं है, केवल ये टेबल में ध्यान रखना है कि जो फाइन एग्रीगेट को ग्रेडिंग किया गया अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 383, आपका जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 में ग्रेडिंग किया गया है, और ये सारे सीव्स का इस्तेमाल किया गया है सीव करने में। ओके, तो ये सारे सीव्स का इस्तेमाल किया गया है सीव करने में से। और यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे आपका जोन इंक्रीज हो रहा है, नंबर जोन 1 से जोन 2, जोन 2 से जोन 3, जोन 3 से जोन 4, आपका जो फाइननेस है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल जो फाइननेस है सैंड की वो इंक्रीज हो रही है ना। तो ये ग्रेडिंग किया गया है, इस ग्रेडिंग को हम यूज करते हैं मिक्स डिजाइन करते वक्त। तो जब हम कंक्रीट पढ़ाएंगे तो वहां पे एक बार इसी डेटा को यूज करेंगे हम और मिक्स डिजाइन करवाने के लिए। तो ये टेबल आपको याद नहीं रखनी है, बस ऐसे फॉर योर स्टडी, नॉर्मल स्टडी। ओके, और आपको लिखनी भी नहीं है, मन करे तो लिखना, मन ना करे तो नहीं लिखना, कोई नहीं पूछेगा ये सब चीज। पूछेगा क्या, हाँ, जैसे जोन 1 टू जोन 4 जा रहे हैं तो फाइननेस बढ़ती जाती है, ग्रेडिंग कुछ इस तरह से किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इट इज ऑन बेसिस ऑफ शेप। ऑन बेसिस ऑफ शेप जनरली आपका 4 क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है: राउंड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं। एंगुलर एग्रीगेट मतलब नोकीले सरफेसेस होंगे,
एंगुलर एग्रीगेट रफ सरफेस भी होता है उनका, राउंड एग्रीगेट लगभग गोल, फ्लेकी मतलब बहुत ही पतला, मतलब बहुत ही थिन, ठीक है। इलोंगेटेड एग्रीगेट मतलब बहुत ही लंबा। फ्लेकी एंड इलोंगेटेड अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आप क्या कह सकते हो, पतला और लंबा, समझ में आया। तो ये सारे एग्रीगेट्स हैं। अभी इनमें से हमें समझना है कि हम कंक्रीट बनाते वक्त हमारा कौन सा एग्रीगेट ज्यादा सुटेबल है, हमारे काम के लिए कौन सा एग्रीगेट हमें ज्यादा सुटेबल है। तो देखिए, जो राउंड एग्रीगेट है वो गोल गोल है, तो गोल गोल एग्रीगेट को अगर किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर आप कॉम्पैक्ट करके प्लेस करोगे, ठीक है, इस तरह से अगर प्लेस करोगे तो इनमें जो वॉइड्स होंगे ना, ये राउंड एग्रीगेट का बात कर रहे हैं, इनमें वॉइड्स बहुत कम होंगे, मिनिमम वॉइड्स मिलेंगे आपको, लगभग 32% आपको वॉइड्स मिलेगा राउंड एग्रीगेट में, ठीक है। प्लस ये गोल है, तो देखो एक पहिया, ठीक है, एक गाड़ी का जो पहिया है ये रोड पे अच्छे से चल पाएगा, या फिर कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो अच्छे से मूव कर पाएगा। ऑब्वियसली एक जो पहिया है वो अच्छे से मूव कर पाएगा, मतलब कहने का मतलब इसका वर्केबिलिटी, ठीक है, जो फ्लो एबिलिटी है, मतलब बहने का फ्लो एबिलिटी अच्छे से मूव कर पाएगा, है ना। तो राउंड एग्रीगेट को अगर आप यूज करोगे तो आपको अच्छा वर्केबिलिटी मिलेगा। क्यों ये अच्छा वर्केबिलिटी क्यों मिलता है, मतलब वर्केबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, इज इन वर्क, आपको काम करने में आसानी हो। तो इसके पीछे जो टेक्निक है, जो लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है मैं आपको आज बता देता हूँ। तो वो लॉजिक ये है, बच्चों वाली लॉजिक है कि देखो राउंड एग्रीगेट्स है, इनका ऑब्वियसली आपको पता होता है कि सरफेस एरिया जो होगा वो मिनिमम होता है जनरली, ठीक है। मतलब एंगुलर एग्रीगेट के कंपैरिजन में सेम वॉल्यूम ऑफ राउंड एग्रीगेट अगर आप देखोगे तो आपका सरफेस एरिया विल बी मिनिमम इन केस ऑफ राउंड एग्रीगेट्स। तो सरफेस एरिया चूंकि मिनिमम है तो इस कारण से क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, वो कम लगेगा, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन फोर्स वो कम होगी, है ना। तो इसलिए वर्केबिलिटी आपका बढ़ जाएगा, इसलिए आपका वर्केबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव मिलता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ राउंड एग्रीगेट्स। हाँ लेकिन एक चीज है, और एक बात है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया आपका कम है, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका सीमेंट पेस्ट का जो कंजम्पशन है वो भी कम होगी, ओके, वो भी सीमेंट पेस्ट का जो कंजम्पशन है वो भी कम होगी। तो क्या आप राउंड एग्रीगेट को यूज करोगे अगर, तो आपको अच्छा वर्केबल प्लस इकोनॉमिकल कंक्रीट आप बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हम वो बना लेंगे हम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, राउंड एग्रीगेट अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पाता, इसका एक ही बड़ा डिमेरिट क्या है, इंटरलॉकिंग। तो चूंकि इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो पाता है इसलिए इट इज नॉट सुटेबल, दिस टाइप ऑफ एग्रीगेट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। राउंड एग्रीगेट्स आर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ड्यू टू पुअर इंटरलॉकिंग। हाँ बट आप इकोनॉमी अचीव करोगे, नो डाउट, प्लस आपको अच्छा वर्केबल पेस्ट मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हाई स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो पाएगा, मतलब स्ट्रेंथ आपका कम होगा, थोड़ा लेस स्ट्रेंथ, हाई वर्केबिलिटी बट स्ट्रेंथ इज लेस, ओके। नाउ इसके पीछे लॉजिक क्या है वर्केबिलिटी हाई के पीछे, क्योंकि चूंकि फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम द राउंड एग्रीगेट विल हैव मिनिमम सरफेस एरिया, hence the frictional resistance between different aggregate particles will be less, hence there will be good flow ability, okay, good flow ability of the mix, hence it is highly workable. But due to poor interlocking the strength is very low, okay, hence this type of aggregates are not suitable for making high strength concrete, ठीक है। तो इसको पेवमेंट में भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पेवमेंट में आपको जनरली इंटरलॉकिंग जो प्रॉपर्टी है ये आपको काफी चाहिए होती है, इसलिए इस तरह के राउंड एग्रीगेट्स को हम रोड्स में यूज नहीं करते हैं या फिर रेलवे बलास्ट में हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इरेगुलर एग्रीगेट क्या है, मतलब ये इसका मतलब कुछ भी शेप हो सकता है, मतलब ये हो सकता है एंगुलर हो, नोकीला हो, थोड़ा सा राउंड भी हो, ठीक है। इरेगुलर मतलब किसी भी डिफरेंट शेप्स का, ठीक है, पूरा पूरा एंगुलर नहीं,
या पूरा राउंड नहीं, तो मतलब बीच का, राउंडेड एंड एंगुलर एग्रीगेट का बीच का, ठीक है, उसको कहेंगे इरेगुलर एग्रीगेट। इसमें जो वॉइड साइज होता है, मतलब अगर इसको फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सेम जितने भी एग्रीगेट को हम डिस्कस कर रहे हैं सबका सेम वॉल्यूम ले लो, और कहीं एक जगह पे आप अगर आप पैकिंग करोगे तो हम जो वॉइड प्रोड्यूस होगा उस वॉइड का बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो वॉइड आपको मिलेंगे वो मिलेंगे लगभग इरेगुलर एग्रीगेट के केस में 36%, ठीक है। तो चूंकि आपको आप देखिए यहाँ पे वॉइड साइज बढ़ रहा है, तो रिलेटिवली एज कंपेयर टू राउंड एग्रीगेट जो आपका सीमेंट कंजम्पशन चाहिए, राउंड एग्रीगेट पे वॉइड कितना है 32%, तो जो सीमेंट कंजम्पशन होगा, सीमेंट पेस्ट का कंजम्पशन वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। और चूंकि इरेगुलर शेप की है, बॉन्ड डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, इंटरलॉकिंग थोड़ी अच्छी होगी एज कंपेयर टू राउंड एग्रीगेट, ओके। तो इरेगुलर एग्रीगेट को इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट, ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए इरेगुलर एग्रीगेट्स आर सुटेबल। इसकी जो वर्केबिलिटी होगी, इरेगुलर एग्रीगेट को यूज करके जो वर्केबिलिटी आप अचीव कर पाओगे वो किसके किसके बीच का अचीव कर पाओगे, सब प्रॉपर्टी राउंड एग्रीगेट और एंगुलर एग्रीगेट के बीच का होगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया इरेगुलर एग्रीगेट। अब बात करते हैं एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट इसका देखिए शार्प जो एजेस है वो वेरी शार्प है, इसका सरफेस अगर रफ होता है, देखो किसी एग्रीगेट का अगर सरफेस रफ है तो रफ सरफेस के ऊपर जो सीमेंट पेस्ट है वो अच्छे से अपना बॉन्डिंग बना पाएगा, तो ये एडहेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्रीगेट की जो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सीमेंट पेस्ट के बीच में और एग्रीगेट के सरफेस के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग बन पाए, तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉपर अच्छा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नाउ एंगुलर एग्रीगेट पे अगर बात करें तो फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम द वॉइड इंक्लूडेड इन एंगुलर एग्रीगेट आर वेरी हाई, ये लगभग 40% इसमें वॉइड आ जाती है, ओके। 40% मैक्सिमम वॉइड्स कह सकते हो एंगुलर एग्रीगेट के बीच में होती है, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम वॉइड्स है इसके बीच में, इसलिए एंगुलर एग्रीगेट्स आर वेरी मच सुटेबल फॉर बलास्ट मटेरियल, क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ ड्रेनेज भी चाहिए, तो स्ट्रेंथ जो मिलता है वो मिलता है ड्यू टू इंटरलॉकिंग, एंड जो ड्रेनेज मिलता है इट इज ड्यू टू मैक्सिमम वॉइड्स, इसलिए फॉर रोड मेटल्स दिस इज वेरी मच सुटेबल। प्लस चूंकि यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ मिल पाती है एंगुलर एग्रीगेट को यूज करके, जैसे कि यहाँ पे आपको तस्वीरें दिख रही है, तो इसलिए क्या हम इसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को बनाने के लिए यूज कर पाएंगे, ठीक है। प्लस चूंकि इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, ठीक है, एंगुलर एग्रीगेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू राउंड एग्रीगेट्स, इसलिए इसकी वर्केबिलिटी कम होगी, क्यों, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना जब फ्रिक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो वर्क एबिलिटी कम, ठीक है। तो ये चीज आपको राउंड एग्रीगेट में फ्रिक्शन कम, क्योंकि बेसिकली सरफेस एरिया से अगर हम शुरू करें बात, सरफेस एरिया, ठीक है, तो सरफेस एरिया ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, वर्केबिलिटी कम, ठीक है। तो राउंड एग्रीगेट के लिए सारा ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कंसेप्ट ये उल्टा हो जाएगा, वही आपका एंगुलर एग्रीगेट के लिए ये कंसेप्ट लागू होगी, ठीक है। तो इसकी वर्केबिलिटी काफी कम होगी, लेकिन हाई स्ट्रेंथ अचीव हो पाएगी ड्यू टू प्रॉपर इंटरलॉकिंग। इसलिए अभी अगर कंक्रीट आपको बनाना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, अभी उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि केवल हम एंगुलर एग्रीगेट्स को यूज करते हैं, हम फाइन एग्रीगेट्स को भी यूज करेंगे कोर्स एग्रीगेट के साथ। तो जो वॉइड्स है, जो यहाँ पे हमने कहा आपको मैक्सिमम वॉइड्स 40% के अराउंड मैक्सिमम वॉइड्स हैं, तो इन वॉइड्स में क्या फील हो जाएंगे, आपका सीमेंट मोर्टार फील हो जाएगा, समझ में आया, सीमेंट मोर्टार फील हो जाएगा, ओके। हाँ, सीमेंट की कंजम्पशन इसमें थोड़ी अधिक होगी एज कंपेयर टू राउंड एग्रीगेट या फिर इरेगुलर एग्रीगेट, लेकिन आपको स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। तो जनरली जो कंक्रीट हम बनाते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इसके लिए एंगुलर एग्रीगेट आर बेस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट प्रिपरेशन, ठीक है। और फॉर अचीविंग द गुड वर्केबिलिटी, प्रॉपर वर्केबिलिटी, हाई वर्केबिलिटी, if you want to make concrete, then cubical aggregate या फिर round shape aggregate are very much suitable for high workability, लेकिन for good strength our angular aggregate is very much suitable, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली आपको कंक्रीट जब आप डिजाइन करोगे कंक्रीट मिक्स,
तो उसमें एग्रीगेट की सिलेक्शन करनी है। नाउ अब बात करते हैं फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। ये एग्रीगेट मतलब बहुत पतला बहुत लंबा एग्रीगेट, ये सारे एग्रीगेट के बीच में बहुत ज्यादा वॉइड्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वॉइड्स, सीमेंट कंजम्पशन ज्यादा, प्लस ये कमजोर होता है, वीक होता है ना, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी अधिक नहीं होती क्योंकि इसमें वॉइड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह के एग्रीगेट को यूज करके अगर आप कंक्रीट बनाते हो तो उसकी फ्रीजिंग थॉइंग रेजिस्टेंस वगैरह बहुत कम होगी, पोरोसिटी बहुत अधिक होगी। समझ में आ रहा है? पोरस हो जाएगा आपका कंक्रीट पूरा, उसमें ज्यादा कैपिलरी एक्शन होगा, ज्यादा श्रिंकेज होगा। ओके, तो concrete prepared using elongated and flaky aggregates are not suitable, okay, less durable, इनकी ड्यूरेबिलिटी काफी कम होती है। इसलिए आप जब एग्रीगेट्स को कंसीडर करोगे while making concrete, इनकी परसेंटेज फ्लेकी एंड इलोंगेटेड पार्टिकल्स की जो परसेंटेज है इस पर एक लिमिटेशन डाली गई है। The limitation is it should not be greater than 15% by weight, okay, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों को मिला के हम बात कर रहे हैं, फ्लेकी प्लस इलोंगेटेड, फ्लेकी प्लस इलोंगेटेड का कॉम्बिनेशन 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये फ्लेकी हम कैसे पता लगाते हैं और इलोंगेटेड कोई एग्रीगेट है तो हम कैसे पता लगाते हैं? हम जब शेप टेस्ट पढ़ाएंगे ना, टेस्ट फॉर एग्रीगेट पढ़ाएंगे तो वहां पे एक टेस्ट पढ़ाएंगे आपको, शेप टेस्ट। शेप टेस्ट, तो शेप टेस्ट जब बताएंगे तो वहां पे हम थिकनेस गॉज एंड लेंथ गॉज के बारे में बताएंगे और इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देंगे कि फ्लेकी पार्टिकल क्या है, इलोंगेटेड पार्टिकल क्या है, वहां से क्लियर हो जाएगा। एंगुलरिटी नंबर क्या होती है, वहां से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बस हम एक जनरल क्लासिफिकेशन का आइडिया ले रहे हैं। ओके, तो ये सारे बातें थी रिलेटेड टू दिस। इसमें जो आपको समझ में आई लिख लीजिए, जितने भी पॉइंट हमने बोला सब इंपॉर्टेंट ही है। ओके, वॉइड वाला खास करके याद रखिएगा, परसेंटेज ध्यान रखना। कभी कभी आपका जो डायरेक्ट डेटा टाइप क्वेश्चन है जो एसएससी जेईई वगैरह में पूछ सकता है, आजकल तो यूपीएससी में भी पूछता है, वहां पर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किसमें कितना परसेंट वॉइड है। तो 32 36 40, 32 36 40, 32 36 40, ठीक है। फिर वर्केबिलिटी वाला तो कंसेप्ट क्लियर है। सरफेस एरिया किसमें कम होगा, राउंड में। सरफेस एरिया ज्यादा किसमें होगा, एंगुलर में। तो फ्रिक्शन किस पे कम होगा, किस पे ज्यादा होगा, राउंड में फ्रिक्शन कम, एंगुलर में फ्रिक्शन ज्यादा। तो वर्केबिलिटी किसका कम किसका ज्यादा, वर्केबिलिटी कम किसका, राउंड का, और एंगुलर का वर्केबिलिटी कम, ठीक है, एंगुलर का वर्केबिलिटी कम। प्लस स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा, एंगुलर में। क्यों, ड्यू टू इंटरलॉकिंग, ठीक है। और इरेगुलर एग्रीगेट का जितने भी प्रॉपर्टीज है वो एंगुलर और राउंड एग्रीगेट के बीच का है। तो हाई स्ट्रेंथ के लिए एंगुलर एग्रीगेट, मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ के लिए इरेगुलर एग्रीगेट, वीक स्ट्रेंथ कम स्ट्रेंथ लेस स्ट्रेंथ मिलेगा राउंड एग्रीगेट को यूज करके, लेकिन गुड वर्केबिलिटी, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक खासियत किसी एक व्यक्ति में नहीं होता है, या फिर किसी एक चीज में हर चीज नहीं मिलती है। ओके, सो आप हम जनरली अगर यूज करेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, मतलब तीनों को मिला के, एंगुलर थोड़ा थोड़ा राउंड तक की वर्केबिलिटी भी मिले, स्ट्रेंथ भी मिले, सब कुछ तो ऐसे किया जाता है। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो। वेल, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूनिट वेट। बेस्ड ऑन यूनिट वेट, तो आपका यहाँ पे देखिए 3 तरह का कंक्रीट होता है, नॉर्मल वेट, हैवी वेट एंड लाइट वेट। और ये कंक्रीट का वेट आप कैसे चेंज कर सकते हो, बाय यूजिंग दी लाइट वेट एग्रीगेट, नॉर्मल वेट एग्रीगेट, हैवी वेट एग्रीगेट, है ना। तो ये इनका टेबल है, इस टेबल को ध्यान रखिए, अगर होता है तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो जो जनरली लाइट वेट एग्रीगेट्स है, इसको यूज करके जो आप कंक्रीट बनाओगे, जैसे कि फ्यूमिस, सिंडर, क्ले, ये सब लाइट वेट एग्रीगेट्स हैं। इनका जो एप्लीकेशन है, ये जनरली इसका जो जनरल एप्लीकेशन है थर्मल इंसुलेशन के लिए है, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन प्लस साउंड प्रूफिंग, ओके, प्लस फ्लोर फिलिंग। अभी फ्लोर फिलिंग कहने का क्या मतलब है, अगर आप लाइट वेट कंक्रीट को यूज करके फ्लोर फिलिंग करोगे तो इससे होगा क्या कि आपका जो स्ट्रक्चर पे जो ओवरऑल डेड लोड है ये कम हो जाएगी, है ना। ओके, तो स्ट्रक्चर पे डेड लोड कम हो जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस कारण से अगर लोड कम आ रही है तो डिफरेंट मेंबर्स पर आपका लोडिंग कम होगा तो वो ज्यादा समय तक टिकेगा, ठीक है। प्लस इसका जो मेजर एप्लीकेशन है लाइट वेट कंक्रीट का, इसका मेजर एप्लीकेशन आपका मींस एज ए साउंड प्रूफिंग एंड थर्मल इंसुलेशन, ठीक है। हैवी वेट कंक्रीट,
हैवी वेट कंक्रीट को यूज करेंगे तो हैवी एग्रीगेट को यूज करेंगे। तो हैवी एग्रीगेट जैसे कि मैग्नेटाइट, ब्रायट, स्क्रैप आयरन, ये सारे हैवी एग्रीगेट्स हैं, इनको यूज करके बनाई जाती है। इसकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली, इसकी एप्लीकेशन है कि फॉर रेडिएशन शील्डिंग, मतलब किसी भी तरह का रेडिएशन कहीं से निकल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना, इसमें इसका मेजर एप्लीकेशन पाया जाता है हैवी वेट एग्रीगेट का। लाइट वेट कंक्रीट का और एप्लीकेशन है जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टीशन वॉल्स, ठीक है, या फिर पैनल जो आप फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाते हो पैनल, तो ओवरऑल आप डेड लोड कम करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे लाइट वेट एग्रीगेट की ज्यादा यूज होती है हमारे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और नॉर्मल वेट कंक्रीट तो है ही जो यूज होती है, लेकिन फॉर स्पेशल पर्पस लाइट वेट एग्रीगेट एंड हैवी वेट एग्रीगेट को यूज करके कंक्रीट आप बना सकते हैं। और जो इन पॉइंट्स आपको बताया मैंने, फायर प्रूफ, साउंड प्रूफ और लाइट वेट एंड हैवी वेट के लिए आपका रेडिएशन शील्डिंग, ठीक है, रेडिएशन शील्डिंग। तो वेल, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स एंड उनके बारे में कुछ हमने देखा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टी ऑफ गुड एग्रीगेट्स, इसके बारे में जरा एक टॉपिक देखेंगे, फिर हम देखेंगे टेस्ट ऑन एग्रीगेट, खत्म हो जाएगी आपका एग्रीगेट का चैप्टर। देन वी विल स्टार्ट कंक्रीट व्हिच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसे एग्रीगेट में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ जितना बता रहा हूँ उतना आपको पढ़ना है, उतना कम से कम आपको पढ़ना है, और उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ये आंख बंद करके लिख लो, ठीक है। इतना बता दूंगा जितने में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो कन्वेंशनल थ्योरी ये सब आ सकते हैं, ये सब चीजें सब बता दिया हूँ, हर एक तरह का शॉर्ट नोट्स आपको। ये क्वेश्चन जो अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, ये सब आ सकता है, उसके लिए ये टेबल याद रखना, ये प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आप करीब इसके पहुंचते जाएंगे, ठीक है। वेल, आपको फुल कोर्स के लिए एनरोल करनी होगी। आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ गुड एग्रीगेट एंड टेस्टिंग ऑन एग्रीगेट, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। एनरोल करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल्स गिवन है 7008420353 पर। थैंक यू वेरी मच।